नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, आपका आज तय करेगा कि कल आप कहाँ रहोगे। आपके आज के किए गए निर्णय व प्रयास ही आपके भविष्य की नींव रखते हैं, इसलिए सकारात्मक सोच के साथ निरंतर आगे बढ़ते रहें। साथियों, आज जैसा कि अनुमान जताया जा रहा था, मैंने कल भी बोला था कि अभी 2-3 दिन बहुत उथल पुथल वाले रहने वाले हैं और बाज़ार में बहुत ही उछल कूद का माहौल रहेगा। सेम उछल कूद का माहौल रहा। मैंने परसों भी बता दिया था कि बाज़ार में काफ़ी कुछ घटने वाला है, क्योंकि हमारे पास सामने 4 इवेंट खड़े हुए हैं। पहला इवेंट जो बजट था, जो कि जा चुका था। कल भी मैंने ऐसा बताया था कि बजट में के बाद अभी हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी की जो बैठक थी, जो कि आज संपन्न हुई, और जैसा कि अनुमान जताया जा रहा था कि 25 बेसिस पॉइंट के रेट कट आ जाएंगे, वैसा ही हुआ। 25 बेसिस पॉइंट जर्नली रेपो रेट में बदलाव कर दिया गया है। आरबीआई के जो गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा जी, उनके द्वारा अभी जो आरबीआई बैंकों को जिस ब्याज पर लोन प्रोवाइड करता था वो था 6.5। अब उसको 25 बेसिस पॉइंट की उसमें कटौती की गई है। उसी को हम आम भाषा में रेट कट बोलते हैं। जैसे जब भी आप नरेंद्र मोदी जी लाइन पे आते हैं या वे देश को संबोधित करते हैं, और कोरोना के काल में भी नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि हम ऐसा आरबीआई गवर्नर से उम्मीद करते हैं कि आरबीआई गवर्नर जो उस समय शक्तिकांत दास हुआ करते थे, कि अपनी मौद्रिक नीतियों में कुछ रियायत दें। मौद्रिक नीति को ही अंग्रेजी में मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक कहा जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी मतलब मौद्रिक नीति। जो बैठक होती है उसमें सभी लोग एक डिसीजन लेते हैं कि अल्टीमेटली जो आरबीआई का काम है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, वो काम है देश को महंगाई से बचाना और कहीं ना कहीं देश के अंदर लिक्विडिटी पर्याप्त रहे, पैसा पर्याप्त रहे। जिसके लिए आरबीआई के गवर्नर ने एक डिसीजन तो लिया कि सीआरआर किया कि भाई कुछ मतलब करंट बेसिस पॉइंट पे हम आपको कुछ कैश प्रोवाइड करेंगे बैंकों को, ठीक है। वो उसके बाद कुछ अभी 25 बेसिस पॉइंट के रेट कर दे दिए, और ऐसा भी उम्मीद जताई आरबीआई गवर्नर ने कि आगे आने वाले सालों में, इस साल में हम 1-2 रेट कट और कर सकते हैं, मतलब एक आध बार हम रेपो रेट में बदलाव और कर सकते हैं। अब साथियों, हम ये जान लेते हैं कि रेपो रेट में जो बदलाव है वो आपकी जेब पे कैसे इफेक्ट डालेगा, या उसका कहीं ना कहीं आम आदमी से क्या लेना देना। साथियों, ऐसा समझ लो, अगर आपका 50 लाख रुपए का लोन है और वो 20 साल के लिए है, अगर आपने 50 लाख का लोन ले रखा है 8.5% पे, अब मैं बोल रहा हूँ 8.5, आप सोचोगे क्यों। देखो, होता क्या है कि साथियों, जो बैंक होता है, बैंक पैसा लेता है आरबीआई से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। उस पैसे को देता है पब्लिक में, किसी को होम लोन के रूप में दे देता है, किसी को पर्सनल लोन के रूप में दे देता है, किसी को कार लोन के रूप में देता है। डिफरेंट क्राइटेरिया होता है बैंक का उसको लोन प्रोवाइड करने का। उसके बीच में वो 2%, 1%, कहीं पर 4% अपना एनआईएम रख लेता है। एनआईएम क्या होता है साथियों? नेट इंटरेस्ट मार्जिन। वो बैंकों का एक सिंपल सा फंडा है कि जब बैंक आरबीआई से लेगा 6.5% पे, मान लो आपको सबसे सेफ लोन अगर माना जाता है तो होम लोन माना जाता है, क्योंकि घर को तो लेकर कहीं भागेगा नहीं आदमी। जब पर्सनल लोन सबसे ज़्यादा रिस्की लोन माना जाता है। जैसे मैंने पैसा लिया पर्सनल लोन में और मैं उठा के अपना कहीं घूमने चला गया, दुबई चला गया, हांगकॉन्ग चला गया, सिंगापुर चला गया, वो पैसा जीरो करके आ गया। अब बैंक के पास में रिकवरी करने के लिए पैसा नहीं बचा। अब वो बैंक रिकवरी किससे करेगा? पर्सनल व्यक्ति से करेगा। उन्होंने बोल दिया मेरी तनख्वाही नहीं है, सैलरी नहीं आती, मैं तो नौकरी नहीं लगी मेरी, तो मैं जहाँ नौकरी कर रहा था उन्होंने मुझे हटा दिया, तो बैंक का रिस्क में आ जाता है। तो ऐसे जो लोन होते हैं उनको बैंक जनरली 17-18% पे लोन प्रोवाइड करता है। सबसे जो सेफ लोन होता है साथियों, वो होता है होम लोन। भाई आपने किसी प्लॉट के ऊपर मकान बनाने के लिए लोन लिया और उसकी बैंक भी खुद भी जांच करता है कोई और लोन तो नहीं है, उसके अगेंस्ट में आपको कुछ पैसा प्रोवाइड कर देता है। वो सपोज करो 10 लाख का प्लॉट है तो आपको 7 लाख 8 लाख रुपए दे देगा, उस पर आप मकान बना लो जैसे भी। तो अब आप मकान को तो कहीं खींच के नहीं ले जाओगे ना, तो वो बैंक का सिक्योर लोन होता है। जैसे कार लोन है, उसके लिए बैंक के पास में ऑप्शन है कि वो कार को खींच कर ला सकता है। तो पर्सनल लोन रिस्की लोन माना जाता है। तो मैं ऐसा मानता हूँ, जैसे आपने सपोज करो 1 करोड़ रुपये का लोन लिया, ठीक है, या 50 लाख का लोन लिया। पहले मैं 1 करोड़ का उदाहरण देता हूँ, फिर 50 लाख का दूंगा। 20 साल के लिए आपने 8.5% पे लिया है, क्योंकि आरबीआई को 6.5% पे मिल रहा है, तो आपको मिलेगा 8.5% पे। अब 25 बेसिस पॉइंट के रेट कट से, मतलब इतनी सी रेपो रेट में बदलाव पे आपको महीने में जो ईएमआई आ रही है ना, प्रति महीने ईएमआई, उसमें फ़र्क पड़ जाएगा 1600 रुपया का।
एक महीने में, मतलब साल के अगर देखो जो 18,000 रुपये साल के आपके बचेंगे। क्यों? कुछ तो लोन होते हैं इसमें जो आपके एनबीएफसी बैंकिंग फाइनेंस सर्विसेज से उठाए जाते हैं। उनमें क्या होता है, वे फिक्स लोन होते हैं। सपोज करो आपने बजाज फाइनेंस से लोन लिया, बजाज फिनसर्व से फाइनेंस से लोन लिया, महिंद्रा फाइनेंस से लोन लिया, है ना। जो ये फाइनेंस कंपनी है ना, इनके फिक्स लोन होते हैं। जैसे चोलामंडलम फाइनेंस है, मुथूट फाइनेंस है ना। ये जो फाइनेंस है ये फिक्स लोन होते हैं। कुछ होते हैं फ्लेक्चुअल लोन कि आप जैसे जैसे आरबीआई की रेट बढ़ेगी तो हम बढ़ा देंगे, आरबीआई की रेट घटेगी तो हम घटा देंगे। ऐसे लोन जिनके भी हैं उनको ही इस आरबीआई की पॉलिसी से फ़ायदा मिलेगा। और जिन लोगों की जो लोन है जैसे बिल्कुल फिक्स लोन है, उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। उन पे फ़र्क किस पे पड़ेगा, जो ये कंपनियां हैं, जिन कंपनियों से उन्होंने लोन ले रखा है उन पे फ़र्क पड़ेगा। जैसे सपोज करो आपने महिंद्रा फाइनेंस से लोन ले रखा है 12% पे, और महिंद्रा फाइनेंस को आरबीआई किसी बैंक से ही लेता होगा, महिंद्रा फाइनेंस भी उसने किसी बैंक से लिया, बैंक ने उसे 8% का दिया, तो अब उसे बैंक देगा 7% पे। तो 1% का जो फ़ायदा हुआ वो हुआ महिंद्रा फाइनेंस को। आम आदमी का जो जितनी ईएमआई जा रही थी, किस्त जा रही थी, उतनी ही जाएगी। फाइनेंस हुआ, अल्टीमेटली फ़ायदा हुआ उस व्यक्ति कंपनी को जो कंपनी ने उस बैंक से लोन ले रखा था, क्योंकि आपकी फिक्स ईएमआई है। आपको अगर 10-1500 रुपये किस्त देनी तो 1500 की ही किस्त देनी है, भले ही आप आरबीआई उसे 4% कर दे चाहे उसे 8% कर दे। लेकिन कुछ फ्लेक्चुअल लोन होते हैं जो जनरली स्टेट बैंक होता है, पंजाब नेशनल बैंक होते हैं, एचडीएफसी बैंक होते हैं, वे फ्लैक्चुएट लोन देते हैं क्योंकि उन्हें इस चीज़ का मालूम है कि आरबीआई कभी भी रेपो रेट में बदलाव कर सकते हैं। 5 सालों में अब हुआ है, 2020 में हुआ था, 19 में हुआ था, क्योंकि कोविड का समय आ गया था तो लोगों के पास में पैसा नहीं था और कहीं ना कहीं लिक्विडिटी की कमी हो गई थी मार्केट में। और जब मार्केट में पैसा नहीं रहा तो डिमांड नहीं आई, डिमांड नहीं आई तो फैक्ट्रियाँ वगैरह, इंडस्ट्री वगैरह नहीं चली। तो इसलिए आरबीआई को अपनी मौद्रिक नीति में कुछ बदलाव करना पड़ा और अपने रेपो रेट कम करने पड़े, जिससे लोगों के पास में पैसा बचे और फिर से लोग मार्केट में डिमांड आ जाए, है ना। अब मैं बात करता हूँ मुद्दे पे। अगर आपके पास में 50 लाख का लोन है और आपने 20 साल के लिए ले रखा है 8.5% पे, तो अब वो आपका जो लोन है वो हो जाएगा 8.25% पे, क्योंकि 25 बेसिस पॉइंट की रेट कर दिया है किसने, आरबीआई ने। तो आरबीआई ने जितना बैंक को दिया सेम उतना ही आप पे लागू हो गया। तो उसका आपकी जेब पे क्या इफेक्ट पड़ेगा साथियों, उसके आपकी जेब पे ये इफेक्ट पड़ेगा कि जो ईएमआई जब आपकी सपोज करो 35,000 जा रही थी, अब वो जाएगी 33,000, मतलब 33,500 का, मतलब 800 रुपये एक ईएमआई पर फ़र्क पड़ेगा। ऐसे अगर साल में देखा जाए तो लगभग 10,000 रुपये आपको एक साल में ईएमआई पे ही बचेंगे। अब और छोटे में समझो, अगर आपने 30 लाख का लोन ले रखा है 8.5% पे, होम लोन की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि जनरली होम लोन ही 8.5% पे मिलता है और जो लोन है वो तो 8.5 के ऊपर ही होते हैं। अगर सबसे कम एनआईएम कमाता है बैंक, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, तो वो होम लोन पे कमाता है और किसी पे नहीं कमाता। तो अगर आपने 8.5% पे 30 लाख का लोन 20 साल के लिए ले रखा है, तो आपकी जो ईएमआई के अंदर जो कुछ बदलाव होंगे, लगभग 500-550 रुपये के आपके बदलाव आएंगे एक ईएमआई में। मगर आपकी 20,000 की ईएमआई आ रही है तो अब आएगी 19,500 की। अब 19,500 लगभग 6,000 रुपये आपके एक साल में बचेंगे। ऐसा जो एक्सपर्ट हैं वो भी बताते हैं और ऐसा आप खुद भी गणना कर सकते हो, मतलब 25 बेसिस पॉइंट का कट होने से। अब अगर कार लोन वालों की बात समझे कि किसी ने अगर 10 लाख की कोई कार ली, अब कार लोन 8.5% पर नहीं मिलता। कार लोन का जो सबसे मिनिमम प्राइस है वो है 9%। 9% से कम नीचे कोई कार लोन नहीं देता। 9% पे एसबीआई वगैरह, एचडीएफसी देते हैं, इससे नीचे कार लोन नहीं देते। अब उनका जो लोन होगा ना वो 9% ना रह के 8.75 रह जाएगा। उससे उनके जो बदलाव होंगे लगभग 150 रुपये के आसपास उनकी एक ईएमआई में बचेंगे। और 150 के हिसाब से मान लो 1800 से 2000 रुपये उनके साल में ईएमआई में बच जाएंगे। मतलब जो उनकी ईएमआई बढ़ के जा रही थी अब वो घट जाएगी। अब ऐसा आरबीआई को क्यों करना पड़ा? देखो, मैं आपसे पहले भी बोल रहा था, अभी भी 2 इवेंट बचे हुए हैं। कल का जो मैं आगे बढ़ूंगा उसके लिए आगे जाऊंगा, लेकिन थोड़ा सी बात कर लूँ ऐसा आरबीआई को क्यों करना पड़ा। देखो, आरबीआई को ऐसा इसलिए करना पड़ा, उसके पीछे का क्या कारण था कि बाज़ार के अंदर लिक्विडिटी नहीं है, पैसा नहीं है। पैसा नहीं है तो मार्केट में डिमांड नहीं आ रही, कोई कुछ खरीद ही नहीं रहा, नहीं खरीद रहा तो उससे क्या है, जब फैक्ट्रियों में डिमांड नहीं जाएगी तो फैक्ट्रियाँ चल के क्या करेंगी भाई। आप किसी भी कहीं भी जो काम कर रहा है वहाँ जाओ यार, नौकरी बोलो यार, अभी डिमांड ही नहीं आ रही, ऊपर से डिमांड नहीं आ रही तो हम क्या करें। अब डिमांड नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही? क्योंकि कुछ खरीद नहीं रहा, कोई खरीद क्यों नहीं रहा? क्योंकि उनके लिए पैसा नहीं है। पैसा क्यों नहीं है? क्योंकि कहीं ना कहीं नौकरी नहीं है। तो अल्टीमेटली पूरा फंडा वो घूम फिर के वहीं आता है। तो पहला सरकार ने क्या किया,
अभी आपने बजट में भी देखा होगा 12 लाख तक टैक्स फ्री कर दिया। उससे क्या हुआ, मार्केट में और पैसा आया। दूसरा, आरबीआई के जो गवर्नर हैं उन्होंने सीआरआर दे दिया कि आपको करंट लिक्विडिटी के लिए अगर पैसा चाहिए तो बैंक कुछ परसेंटेज ज़्यादा आपसे चार्ज करेगा, बाकी आप आरबीआई से ले सकते हो। ठीक है। तीसरा, अभी रेट कट उन्होंने कर दिया 25 बेसिस पॉइंट का। इसका जो इफेक्ट है ना साथियों, वो एकदम देखने के लिए नहीं मिलेगा। वो इकोनॉमी के अंदर लगभग 3 से 6 महीने, 3 महीने तो लग ही जाते हैं। और शायद आने वाली जो मौद्रिक नीति है उसमें हो सकता है फिर से कुछ बदलाव कर दे। सरकार का जो मेन उद्देश्य है, मेन फोकस है, वो है महंगाई को कंट्रोल करना। जो आरबीआई के गवर्नर साहब ने बोला कि जो फूड इन्फ्लेशन है, जो मैं खाने पीने की वस्तुओं की जो महंगाई है ना, वो इन्होंने 7% बताई है कि इतनी रहने का अनुमान है। अब बात कर लेते हैं कि यार आरबीआई जो बैंक हैं वो महंगाइयों को कंट्रोल कैसे कर लेते हैं। साथ ही महंगाई को कंट्रोल करने के पीछे का जो कारण है वो ये है कि अगर आरबीआई किसी कारण से अपनी मौद्रिक नीति में बदलाव कर देता, बढ़ा देता, तो महंगाई बढ़ जाती। क्यों बढ़ जाती, देखो आप समझो। अगर ये अभी जैसे इन्होंने 25 बेसिस पॉइंट काटा, इसे अगर ये 1 बेसिस पॉइंट बढ़ा देते तो जो अभी आपको 9% का ब्याज देना पड़ रहा है ना, वो आपको देना पड़ता 10% का। तो अब तक एक तो तनख्वाह नहीं है, सैलरी नहीं है। अब जो आपकी किस्त जारी थी, सपोज करो 20,000, अब वो किस्त जाएगी 21,000। अब 21,000 जाएगी तो 20,000 में ही आप अपना जीवन जैसे तैसे चला पा रहे थे। अब 1,000 एडिशनल कहाँ से लाओगे, तो कहीं से न कहीं से कटौती करोगे। कहीं से कहीं तक कटौती करोगे तो इन्फ्लेशन के कारण डिमांड और कम हो जाएगी मार्केट में। डिमांड और कम हो जाएगी तो फैक्ट्रियाँ और नहीं चलेंगी, और नहीं चलेंगी तो और डिमांड कम होने के चलते एक चीज़ और हो जाएगी। आप लोगों को ये जान का आश्चर्य होगा कि जो एमएसएमई बिजनेस है, जो छोटे स्केल पे चलने वाले बिजनेस है, उनके धंधे पे इफेक्ट हो जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं कोई भी व्यक्ति, कोई भी बिजनेसमैन हो, कोई भी फैक्ट्री हो, किसी डेयरी हो, कोई पशुपालन करता हो, किसी को बिठाल के थोड़ी देगा। भाई अगर मार्केट में डिमांड है, प्रोडक्शन हो रहा है, गाड़ियाँ बिक रही हैं, ऐसा समझो अगर मान लो मार्केट से डिमांड आई 1,000 मोटरसाइकिलों की, रूरल अर्बन डेवलपमेंट के लिए सरकार ने रखा गया है। अगर 1,000 मोटरसाइकिलों की डिमांड आई तो 1,000 मोटरसाइकिल अकेली नहीं बिकेंगी ना, उनके टायर भी बिकेंगे, उनके स्पेयर पार्ट्स भी बिकेंगे, सब चीज़ बिकेगी। सब चीज़ बिकेगी तो कहीं ना कहीं सभी चीज़ों में डिमांड क्रिएट होगी। वह कंपनियाँ जो पहले उनके पास में डिमांड ना आने के चलते प्लांट बंद पड़े थे, अब वे प्लांट फिर से चालू हो जाएंगे। क्यों चालू हो जाएंगे, उसका फैक्ट क्या है साथियों, देखो। अब 1,000 मान लो मोटरसाइकिलों की डिमांड आई तो 1,000 मोटरसाइकिलों में कई टायर लगेंगे, तो टायर बनाने पड़ेंगे। भाई 2,000 टायर बनेंगे, एक मोटरसाइकिल में 2 टायर लगते हैं। अब 2,000 टायर लगेंगे तो उनके लिए रॉ मटेरियल भी लगेगा, उसमें लेबर भी लगेगी, है ना। तो इसीलिए फिर से कहीं ना कहीं रूरल डिपार्टमेंट में वो बढ़ जाएगी, मांग बढ़ जाएगी। अब समझ लेते हैं उसके आगे का फैक्टर। जैसे अभी जो अनुमान से खराब जो नतीजे आ रहे हैं कुछ कंपनियों के, अनुमान कैसे लगाते हैं, मतलब कंपनी, आप सोचते होंगे यार कंपनी ने बोला कि अनुमान से बहुत बेहतर नतीजे आए हैं, अनुमान से बहुत खराब नतीजे आए, तो ये अनुमान अल्टीमेटली लगाता कौन है। तो साथ ही जो ब्रोकर होते हैं ना, बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म होती है, चाहे तुम्हारा जेफरीज हुई, चाहे तुम्हारा यहाँ की भी जो आईसीआईसीआई है, शेयर खान है, मोतीलाल ओसवाल है, इस तरह की जो ब्रोकरेज फर्म होती है ना, वो एक अनुमान क्रिएट करती हैं। जैसे सपोज करो आप 1,000 करोड़ रुपए की कंपनी है आपकी, और आपने 1,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया, और आपने अपनी कॉन कॉल में जो बताया, ये कॉन कॉल होती है कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है टॉप लेवल का, वो बताता है कि हम इस बार क्या क्या करने वाले हैं, और हमारा इस बार जो ग्रोथ रेट रहेगी क्या परसेंट की रहेगी। मतलब उन्होंने बता दिया कि हम 100 करोड़ रुपए का हमने इस बार सेल्स की, मतलब टॉप लाइन की, और हम इसमें जो है हमारी 20% के आसपास ग्रोथ रहने का अनुमान है ना। ऐसा कॉन कॉल में किसने बताया, मैनेजमेंट ने बताया। तो अब वो पिछले जो उनकी कॉन कॉल है उसके हिसाब से अनुमान लगा लेते हैं कि भाई उन्होंने बताया था कि हम 20% से रहेंगे, यानी कि इस बार 120 करोड़ रुपए का इनको रेवेन्यू करना चाहिए। अगर ये टॉप लाइन मतलब सेल्स अगर 120 करोड़ की कर ले रहे हैं, और जब ये रिजल्ट अपना घोषित करते हैं, अगर उसमें 120 करोड़ या 121 करोड़ का सेल आती है, तो वो बोलते हैं कि अनुमान से बेहतर आए नतीजे। और अगर 120 करोड़ उन्होंने बोला था कि हम 20% से बढ़ेंगे, और वे आगे 115 करोड़ या 118 करोड़, तो बोलेंगे अनुमान से खराब नतीजे आए। इसे बोला जाता है अनुमान से खराब आना या अनुमान से बेहतर आना। तो जनरली अगर आज ऑल ओवर कंक्लूजन पर पहुंचा जाए शेयर बाजार की, तो शेयर बाजार साथियों डिस्काउंट कर चुका था। डिस्काउंट क्यों कर चुका था कि कहीं ना कहीं लोगों को इंटरनली पता था कि इस बार जो बैठक होने वाली है मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक, उसमें कहीं ना कहीं छूट आने वाली है 25 बेसिस पॉइंट की। तो कुछ
देखो एफआईआई जब तक बिकवाली नहीं रोकेंगे ना तब तक तो बाजार संभलेगा नहीं, पहली तो ये मान लो। कुछ स्टॉक जो बैंकिंग शेयर है ना वो बढ़ चुके थे और वे अभी ये समझ लो गिरावट नहीं है, ये लोगों की पोजीशन जो जिन्होंने बना ली थी, या हो सकता है वो इससे अगर इससे कम आ जाते ना नतीजे, या कोई बदलाव नहीं करते रेपो रेट में आरबीआई गवर्नर, तो बाजार इससे भी ज़्यादा गिरता। मतलब बाजार गिरता कम से कम 200 पॉइंट, निफ्टी 200 पॉइंट गिरता। अगर बचा है तो किस कारण से कि रेट कट आ गया है 25 बेसिस पॉइंट का। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ बाज़ार में लिक्विडिटी प्रोवाइड करेगी और ये बाज़ार के लिए अच्छा है, क्योंकि कहीं ना आप लोगों को इस चीज़ को जानकर आश्चर्य होगा कि देखो जैसे रुपया डिप्रेशिएट कर रहा है, रुपये की जो वैल्यू है अभी लो, लाइफ टाइम लो पे पहुंच चुकी है, 87 रुपये कुछ 45 पैसे के आसपास लाइफ टाइम लो पे है वर्तमान में। क्यों है? क्योंकि साथियों जो डॉलर इंडेक्स है ना वो मजबूत हो रहा है। डॉलर इंडेक्स के मजबूत होने से रुपये की वैल्यू गिर रही है। अब रुपये की वैल्यू गिरने से, डॉलर इंडेक्स मजबूत होने से साथियों हमारे जो इम्पोर्ट हैं, जो हम दूसरे देशों से खरीदते हैं ना, उन पर थोड़ा सा दबाव आएगा, क्योंकि हम भाई पैसा तो उन्हें डॉलर में देंगे। सपोज करो अगर हमें कोई 1 लाख करोड़ का माल खरीदना है या 1 लाख डॉलर का माल खरीदना है ऐसा समझो, और हमें मान लो कनाडा से माल खरीदना है, तो अभी तक हमें 84,000 रुपये का माल, मतलब 84 लाख रुपए देते तो 1 लाख डॉलर आ जाते हैं हमें। लेकिन अब हमें 84 लाख की जगह 87 लाख रुपए देने पड़ेंगे, मतलब 3 लाख का एडिशनल काय के लिए हमें जोर पड़ गया, क्योंकि हमारी रुपये की जो वैल्यू है ना वो डिक्रीज हो गई, वो नीचे हो गई। जैसे अभी सरकार ने जो दालों पे बहुत दबाव से बोला कि दलहन पे हम अधिक से बढ़ावा देंगे, उसका कारण क्या है कि देखो जो भारत के कनाडा से जो रिश्ते हैं ना वो बहुत ही नाजुक हैं। नाजुक क्यों है कि जो जस्टिन ट्रूडो है उन्होंने अपने यहाँ के जो एम्बेसडर हैं, जो अपने यहाँ के वहाँ पर गए हुए थे, उन्हें सबको वापस कर दिया। और भारत ने भी कनाडा के जो दूतावास में गए हुए थे उन्हें सब एक दूसरे से मतलब लेन देन बंद कर रखा है। अब हम भारत खरीदते क्या कनाडा से? कनाडा से भारत खरीदते दाल, जो आपने देखा हो ना, जितनी भी दलहन है, दलहन ज़्यादातर आती है कनाडा से। कनाडा में और थोड़ी कुछ हम कनाडा को बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का वो हम दाल खरीदते हैं, इसीलिए भारत में दाल महंगी है, क्योंकि दाल को जनरली 1 साल लग जाता है बनने में, तैयार होने में। और भारत में दाल की जो पैदावार है वो कम है, डिमांड है ज़्यादा। तो इसीलिए भारत जो है ना कनाडा से या ऑस्ट्रेलिया से या ब्राज़ील, इन देशों से और दालों को एक्सपोर्ट करता है। तो इसीलिए अभी जब दबाव हुआ तो दाल और महंगी होगी। दाल क्यों महंगी होती? इसीलिए होती, कभी आपने देखा गेहूं का रेट हो गया 500 रुपये, या जिस हिसाब से दाल के रेट बढ़ रहे हैं उस हिसाब से कभी गेहूं के रेट बढ़े, कभी चावल के रेट बढ़े, कभी गुड़ के रेट बढ़े, कभी शक्कर के रेट, चीनी के रेट बढ़े? नहीं बढ़े। क्यों नहीं बढ़े भाई? अल्टीमेटली भी ये तो फूड प्रोडक्ट है, इसलिए नहीं बढ़े क्योंकि यहाँ भारत में इनकी जो पैदावार है वो सफिशेंट है। और दाल की पैदावार उतनी है नहीं जितनी डिमांड है। डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, इसलिए भारत को वो चीज़ इंपोर्ट करनी पड़ती है। इंपोर्ट करनी पड़ती है तो वो वहाँ पर महंगी है, इसीलिए यहाँ का वो हमें महंगी पड़ती है। अब साथियों हम ऑल ओवर वीडियो के कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। देखो अगर आप लंबे समय के निवेशक हो तो आप पैनिक करने की आवश्यकता है नहीं, चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आप ट्रेडर हो तो समझ लो तुम्हारा कुछ किया नहीं जा सकता, क्योंकि अल्टीमेटली ट्रेडर आदमी कब बनता है? ट्रेडर आदमी जब बन जाता है, सपोज करो उसने बोला मैं 1 लाख रुपए डाल रहा हूँ शेयर मार्केट में और मैं 2 साल में इसको 2 लाख हो जाए मेरा, तो मेरे सफिशेंट है। मतलब बैंकों में 7-8 साल लगते हैं डबल होने में, यहाँ मेरे को 2 साल में अगर मेरा पैसा डबल हो गया तो सफिशेंट है। लेकिन जब उसके वे 1 लाख बढ़ के 1,10,000 होते हैं ना साथियों, तो उसके अंदर एक डोपामिन रिलीज होता है, बोले यार इसे तो निकाल ही लूँ मैं, फिर वो बाय डिफ़ॉल्ट ट्रेडर बन जाता है। कुछ ये उनकी बात कर रहा हूँ मैं जिनके पास अनुभवी व्यक्ति है, जो जिनका गुरु है ना, एक्सपीरियंस है। अगर किसी का गुरु एक्सपीरियंस होल्डर नहीं है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट निवेशक बन जाते हैं। कैसे बनते हैं वो सुनो। सपोज करो उन्होंने 1 लाख डाले, उनकी 1 लाख डाल के उनकी 1 लाख की वैल्यू रहेगी 70,000 रुपये। अब वे चाह के भी नहीं निकल पाते, बोलते नहीं वो तो हम निवेश कर रखा, हम तो निवेशक हैं। भाई तुम निवेशक नहीं हो, तुम बाय डिफ़ॉल्ट निवेशक बने हो। तुम्हें पता ही नहीं कौन सी कंपनियां उठानी है, क्यों उठानी है, मैं धंधा आता नहीं है, क्या धंधा कर रही है, बिजनेस मॉडल का पता नहीं है, बस उठा लिया। पान के ठप्पे खड़े थे, उनने बोल दिया वो स्टॉक खरीद ले, तुमने खरीद लिया। तो ऐसे निवेश नहीं किया जाता। निवेश करो और कम से कम उसको समय दो। देखो एक फेमस कोड है विजय केडिया जी का कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए और माली साचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो जैसे पेड़ है, हम किसी भी पेड़ लगाते हैं, पॉपुलर का लगाए, आम का लगाए, किसी का पेड़ लगाए, तो उसको टाइम देते ना,
या आपने अमरूद का पेड़ लगाया और सुबह उसमें अमरूद तोड़ने पहुंच जाओगे। भाई आपने अमरूद का पेड़ लगाया, उसमें पानी दो, खाद दो, पानी दो, उसे ट्रैक करते रहो। ऐसे स्टॉक हो, आपने स्टॉक खरीदा, उस पर उसे समय दो, अच्छी कंपनी का स्टॉक खरीदो, अच्छे गुरु के साथ जाओ और उसे समय दो। ऐसा नहीं कि ये शेयर मार्केट ऐसा थोड़ी कि आपने डाला 5,000 निकाले, डाले 10,000 निकाले, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे में निवेश नुकसान कर लोगे। निवेशक बनना है, बाय डिफ़ॉल्ट निवेशक नहीं बनना। चैनल साथियों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।